कनक की शादी को अभी साल भर ही हुआ था कि उसके पति और उसके बीच अलगाव बढ़ने लगा। कनक का पति अक्सर रात को शराब पीकर आता और कनक के साथ मारपीट करता। दोनों के बीच काफी लड़ाई झगड़े हुए और आखिर में दोनों का तलाक हो गया। अब कनक अपने भाई भाभी के साथ अपने मायके में आकर रहने लगी। वहां आने के बाद कनक ने नौकरी करना शुरू कर दिया। कनक का भाई बड़ा ही आलसी था। वो साल में कुछ महीने ही नौकरी करता, फिर काम छोड़कर घर बैठ जाता। अपने पति की इस आदत से माधवी भी परेशान थी। माधवी की एक बेटी थी 8 साल की यशु। अर्जुन के ठीक से नौकरी न करने के कारण अब घर खर्च कनक ही चलाती। कनक, तुझसे कब से कह रहा हूं कि मुझे भूख लगी है, मेरे लिए आलू का पराठा बना दे, लेकिन नहीं, तू है कि सुनने को तैयार नहीं है। भैया मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। अरे तो देर से पहुंच जाएगी तो क्या हुआ, शाम को देर से निकल जाइए ऑफिस से। जा जा, अब जल्दी से बनाकर ले आ। अच्छा भैया, बनाकर लाती हूँ। तभी कनक की भाभी माधवी रसोई में आती है। अरे तुम अभी तक घर पर ही हो कनक, जल्दी जाओ, तुम्हें ऑफिस के लिए देर हो रही है। हाँ भाभी, मैंने बोला था भैया को, लेकिन उन्होंने कहा पहले उनके खाने के लिए कुछ बना कर जाऊं। तू जा, मैं खुद बना लूंगी। कनक ऑफिस के लिए निकल जाती है। फिर शाम के समय, आप पिछले 4 दिन से यही बोल रहे हो कि कल फीस दे दूंगा, कल दे दूंगा, लेकिन आप हो कि मुझे पैसे देने का नाम ही नहीं ले रहे। अरे यशु के स्कूल वाले मुझे बार बार मैसेज भेज रहे हैं। अरे अब मैं नौकरी ढूंढता रहा हूँ, लेकिन मुझे काम नहीं मिल रहा, तो इसमें मेरी क्या गलती बताओ। कनक आएगी तो मैं उससे फीस लेकर दे दूंगा। आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती ना? पिछले 6 महीने से हमारी बेटी की फीस वही भर रही है, और तो और इस घर का राशन, बिजली का बिल, सब। मुझसे तो अब उससे और पैसे मांगे नहीं जाएंगे। और उस बेचारी ने क्या अपने मायके के सारे खर्चे उठाने का ठेका लिया हुआ है क्या? अरे जब मैं नौकरी करता था तो मैं ही घर चलाता था ना, अब ननद मायका चलाएगी तो क्या बुराई है। अरे वो भी तो इस घर में रहती है, खाती पीती है, तो इतना तो कर ही सकती है। कुछ देर बाद कनक थकी हारी घर आती है। वो सोफे पर आकर अभी बैठी भी नहीं होती कि तभी, कनक, तुम्हारी सैलरी मिल गई क्या? हाँ भैया। तो अपना एटीएम इधर लाओ, मुझे यीशु के स्कूल की फीस भरनी है। अच्छा ठीक है, ले जाओ। कुछ देर बाद अर्जुन घर आता है। भैया, आपने यशु की 2 महीने की फीस भरी है क्या? लेकिन उसकी तो 1 ही महीने की फीस बाकी थी। अरे वो मैंने 4000 किसी दोस्त को दे दिए, वो उससे लिए थे मैंने किसी काम के लिए। ओह अच्छा। वैसे भैया, मैंने आपकी नौकरी के लिए अपनी एक सहेली से बात की है, उसकी कंपनी में वैकेंसी है, आप कल इंटरव्यू के लिए चले जाना। अच्छा, अब तुम लोगों को मैं खाली बैठा हुआ भी अच्छा नहीं लगता ना? अरे नहीं भैया, आपने मुझसे कहा था ना कि काफी जगह इंटरव्यू पर जाने के बाद भी नौकरी नहीं लगी, इसलिए। मुझे कब और कहाँ नौकरी करनी है ये सब मेरा फैसला है, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। कनक, तुम अपने कमरे में जाओ और आप इसका एटीएम इसे लौटा दो। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। एक रोज अर्जुन नया फोन लेकर आता है और अपनी पत्नी माधवी को दिखाता है। अरे ये आपने कैसे खरीदा? आपके पास तो पैसे नहीं थे। अरे आजकल ईएमआई पर हर चीज खरीदी जा सकती है। अच्छा, लेकिन इसकी ईएमआई भरेगा कौन? अभी तो आपकी बाइक की बची हुई ईएमआई कनक भर रही है। अरे तो आज ही तो नौकरी नहीं है ना, जब होगी तब से भरना शुरू कर दूंगा, उससे पहले कनक भर देगी। ये सुनकर माधवी अपना माथा पकड़कर बैठ जाती है। रात को खाना खाकर सब सो जाते हैं। अचानक आधी रात को 8 साल की यशु पेट पकड़कर जोर जोर से रोने लगती है। माँ, माँ बहुत दर्द हो रहा है। क्या हुआ तुम्हें बेटा? सुनिए, उठिए, लगता है यशु के पेट में इन्फेक्शन बन गया है, उसी का दर्द है, इसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाना होगा। क्या इन्फेक्शन? लेकिन मेरे पास तो हॉस्पिटल जाने के पैसे ही नहीं है, मैं अभी कनक को बुलाकर ले आता हूँ। वो सब जल्दी से यशु को अस्पताल लेकर जाते हैं, जहाँ डॉक्टर उसका इलाज करते हैं। मैडम, पूरा 20,000 का बिल बैठा है, आप पेमेंट कार्ड से करेंगे या कैश देंगे? जी कार्ड। कनक बिल भरकर यशु को घर लेकर आती है। अब ननद के ऊपर बिजली का बिल, स्कूल की फीस, ईएमआई, घर का राशन और भी बहुत से खर्चे आ जाते हैं। अगले दिन अर्जुन उसके पास बिजली का बिल लेकर आ जाता है। ये ले कनक, कल ये बिल भर दियो। मैं भैया? और नहीं तो कौन, कपड़े तो तुझे रोज साफ धुले हुए, प्रेस किए हुए चाहिए, पंखे कूलर की हवा चाहिए, तो बिल भी तो तू ही भरेगी ना। ले अब भर दियो इसे। कनक चुपचाप बिजली का बिल लेकर चली जाती है। 2 दिन बाद, अरे नहीं है मेरे पास राशन के पैसे, और तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे मैं अकेले सारा राशन खाता हूँ, हैं? कनक को बोल जाकर, वो भरवा देगी राशन। अरे शर्म करो, पिछले 5 महीनों से वो लगातार राशन भरवा रही है, और मुझे तो ये समझ नहीं आता कि कल को वो इस घर से चली गई तो उस दिन इस घर का क्या होगा। अरे आज से पहले तो तुम्हारी इतनी जुबान कभी नहीं खुली मेरे आगे, है? अब मेरे पास नौकरी नहीं है तो कुछ भी कहोगी मुझे, हैं? वो तो बस मेरा समय खराब चल रहा है। हाँ, आपका समय तो हमेशा ही खराब चलता है। अरे काम करने की कभी नियत होगी तभी तो अच्छा समय चलेगा ना। अब हटो पीछे, मुझे राशन लाना है। फिर बेचारी माधवी दुखी होकर कनक के पास जाती है। क्या हुआ भाभी, इतनी उदास क्यों हो? कनक, बस इस महीने तुम घर में राशन भरवा दो, अगले महीने से तुम्हारे भैया भरवा देंगे। अच्छा ठीक है भाभी, ये लो पैसे, राशन ले आना। उस दिन तो माधवी राशन ले आई, लेकिन अब उसने ये सोच लिया कि वो अपने पति को सबक सिखाकर ही रहेगी। ऐसे तो ये सुधरने वाले नहीं है, ऊपर से जानबूझकर कनक के लिए कोई लड़का ढूंढने की बात नहीं करते। लेकिन अब मुझे ही कनक से इस बारे में बात करनी होगी। फिर शाम को, कनक देखो, जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं,
हमें अच्छे और बुरे लोग भी मिलते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम जिंदगी जीना छोड़ दें। कनक, मैं चाहती हूँ कि तुम पुराने रिश्ते को भूलकर नई शुरुआत करो और फिर से घर बसा लो। अगर तुम्हें कोई लड़का पसंद हो तो बताओ मुझे, मैं तुम्हारे भैया से बात करूंगी। हाँ भाभी, याद है उस दिन बारिश में वो आलोक जी मुझे कार में छोड़ने आए थे? वो मेरे ऑफिस में ही मैनेजर हैं। उनकी वाइफ की डेथ लास्ट ईयर हो गई थी। वो बहुत ही अच्छे हैं और मुझसे शादी करना चाहते हैं और मैं भी उनको पसंद करती हूँ। माधवी ये सुनकर बहुत खुश हुई। उसने कनक को गले से लगा लिया। फिर उसने जाकर अर्जुन से सारी बात की। अरे पागल हो गई हो क्या है? पहले ही वो तलाक ले चुकी है और फिर से और करनी भी होगी उसकी शादी तो मैं अपने हिसाब से करूंगा। अभी मुझे उसकी शादी की कोई जल्दी नहीं है। वो तो मैं अच्छे से जानती हूँ तुम्हें उसकी शादी की कोई जल्दी क्यों नहीं है। मतलब तुम समझ क्यों नहीं रही हो? है समाज मुझे ना जाने क्या क्या ताने सुनाएगा। अच्छा, अब आपको समाज के तानों से बड़ा डर है, लेकिन जब तुम घर पर पड़े रहते हो और सारा दिन तुम्हारी बहन बेचारी बसों में धक्के खाकर नौकरी करने जाती है और अपने मायके का खर्च चलाती है, तब तो तुम्हें समाज से शर्म नहीं आती। आपके खर्चे उठाते उठाते वो बेचारी आधी हो चुकी है। अब तुम मेरा साथ दो या ना दो, मैं तो उसकी शादी करवा कर ही रहूंगी और उसकी शादी के बाद मैं अपनी यशु को लेकर अपने मायके चली जाऊंगी। और हाँ, अकेले तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी। दहेज में जितना भी सामान आया है ना, वो सब लेकर जाऊंगी। ये सब बातें सुनकर अर्जुन को अपनी गलती का एहसास होता है और वो कनक से जाकर माफी मांगता है, साथ ही माधवी से भी माफी मांगता है। फिर अगले ही दिन जाकर नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाता है, जहां उसका सिलेक्शन हो जाता है और उसकी अच्छी तनख्वाह पर नौकरी लग जाती है। फिर माधवी और अर्जुन मिलकर कनक की शादी आलोक से करवाकर उसे खुशी खुशी विदा कर देते हैं, जहां कनक अब अपने ससुराल में खुशी खुशी रहती है। चलो भाई, मोहल्ले की सारी औरतें तो आकर चली गई। बेटी रितु, इससे मिलो, ये है तुम्हारी ननद यानी मेरी छोटी बेटी शालू। कैसी हो भाभी? मैं ठीक हूँ दीदी, आप बताओ। बड़ी इच्छा थी आपसे मिलने की। रितु की बात सुनते ही उसकी सास उपमा और उसकी ननद शालू जोर जोर से हंसने लगी। उन दोनों को इस तरह से हंसता देख बेचारी रितु को कुछ समझ नहीं आया, तो उसने झिझकते हुए पूछा, क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कहा दीदी? अरे नहीं भाभी, वो तो बस ऐसे ही। वो आपने कहा ना कि बड़ी इच्छा थी आपकी मुझसे मिलने की, तो बस इसलिए। दीदी माफ करना, पर मैं अभी भी कुछ नहीं समझी। अरे बहू रानी, तुम चिंता मत करो। अपनी ननद से मिलने की तुम्हारी इच्छा तो हर रोज पूरी हुआ करेगी। अच्छा माँ जी, पर वो कैसे? वो ऐसे कि शालू का ससुराल बस 3 घर छोड़कर ही है। 3 साल हुए इसकी शादी को, तब से इसका एक पैर मायके में रहता है और एक पैर ससुराल में। अब समझी क्यों हंस रही थी हम दोनों? ओह, अब समझ में आ गया। ये तो बढ़िया है। सच में दीदी बड़ी लकी हो आप, जब मन चाहे तब मायके घुमाओ। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये तो कई बार बिना मन के भी आ जाती है, और वो भी अकेले, नहीं तो पूरी बारात लेकर आती है। इतना कहकर उपमा और उसकी बेटी शालू फिर से हंसने लगी। हालांकि रितु को अब भी ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया था, लेकिन शादी के बस 1 महीने बाद उसे पूरी कहानी समझ आ गई। अरे दीदी आओ ना। अरे वाह, आज तो नंदोई जी भी आए हैं। अंदर आइए ना। नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। अरे भाभी, आप तो बड़ी ही कमजोर सी हो। क्या बात है सासू माँ, कुछ खाने को नहीं दे रही क्या? ऐसी बात नहीं है, वो तो बहुत अच्छी है, मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। हाँ हाँ, समझ गया समझ गया। कभी जब हमारे घर आना तो दिल खोलकर बुराई कर लेना, हम किसी को नहीं बताएंगे। बस भी करो, वो भाभी ये ना बड़े मजाकिया है। और ये क्या, मेरे चारों जेठ भी ऐसे ही हैं, एकदम मस्त मौला। आप जब हमारे घर आओगी ना तो देखना, हंस हंस के पेट दर्द हो जाएगा आपका। जरूर आऊंगी। वैसे बिल्कुल सही टाइम पर आए आप, मैं बस खाना ही लगाने जा रही थी। अरे वाह, वैसे खाने में क्या बनाया आपने? भिंडी, दाल चावल और हलवा। तो फिर अब देर मत कीजिए भाभी, जल्दी से पेट पूजा करवाई दीजिए। उस दिन शालू और केशव ने पेट भरकर खाना खाया, और इतना खाया कि बेचारी रितु के लिए कुछ बचा ही नहीं। लेकिन उसके मन में सुकून था कि उसने अपनी ननद और नंदोई की अच्छी आवभगत की। वो दिल से खुश थी कि तभी दरवाजे की घंटी फिर से बजी। अरे दीदी, क्या हुआ, कुछ भूल गई क्या? नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं भूली। इनसे मिलो, ये है मेरे सबसे बड़े जेठ ईश्वर जी। पता है, हम लोग यहाँ से निकले ही थे कि भाई साहब बाहर ही मिल गए। फिर मैंने जब इन्हें बताया कि मैं आपके हाथ का हलवा खाकर आ रही हूँ, तो हलवे की तारीफ सुनकर ये भी चले आए। अब थोड़ा हलवा बचा है क्या भाभी? नहीं, बचा तो नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं दीदी, हलवा दोबारा बन जाएगा। आप लोग अंदर तो आइए।
रितु बेचारी अभी 2 मिनट पहले ही अपनी ननद और नंदोई की सेवा करके बहुत खुश थी, पर अब वो मन ही मन अपनी किस्मत को कोसने लगी। थकी हारी रितु ने जैसे तैसे फिर से हलवा बनाया और फिर अरे वाह रितु, क्या हलवा बनाया तुमने। शालू ठीक ही कह रही थी, एक काम करते हैं, शाम को सब लोग एक साथ आते हैं रितु के हाथ का हलवा खाने। संजय, रितेश, पंकज और केशव तो आएगा ही, भाई उसकी ससुराल है, क्यों है ना। हाँ, क्यों नहीं, आइए ना सब लोग। शालू और ईश्वर वहां से खुशी खुशी चले गए और उनके जाते ही रितु ने अपना माथा पीट लिया। अब उसे सारी बात समझ में आ गई थी कि उसकी जिंदगी अब नरक होने वाली है, क्योंकि हर 3-4 दिन बाद शालू अपने ससुराल से पूरी बारात लेकर आती और रितु का बैंड बजाती। वो बेचारी हर वक्त बस रसोई में ही लगी रहती। फिर एक दिन, माँ जी, ये शालू दीदी का ससुराल बहुत बड़ा है ना। हाँ, 5 भाई हैं, पर बिल्कुल मुट्ठी जैसे, एक दूसरे पर जान छिड़कते हैं और सब एक से बढ़कर एक मस्खरे हैं। एक रेत बेचता है, एक का सरिया का काम है, एक तीसरा वाला पुताई का काम करता है। कोई बड़ा कारोबार नहीं है, लेकिन फिर भी कोई कमी नहीं है। सब एक साथ बहुत खुश रहते हैं। बहुत खुश भी रहते हैं और बहुत खाते भी हैं। हैं? कुछ कहा क्या? नहीं माँ जी, मैं तो कह रही थी कि कितना अच्छा परिवार है, संस्कारी, सबका ख्याल रखने वाला। हाँ, वो तो है, सबका ख्याल रखते हैं वो लोग। रितु वहां से मुंह बनाकर चल दी। फिर अगले दिन सुबह, रितु जल्दी उठ बेटा, आग लग गई है, जल्दी उठ। अरे मेरे भगवान, ये क्या हो गया है? आग? माँ जी, आग कैसे लगी? अरे तू पहले बाहर निकल, बाद में सोचेंगे ये सब। उपमा ने रितु को जल्दी से बाहर निकाला। पूरा घर उनकी आंखों के सामने जल रहा था। तभी शालू का पति केशव और उसके चारों भाई वहां पहुंचे और आग बुझाने की कोशिश करने लगे, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी सब मिलकर घर को जलने से बचा नहीं पाए। ये देखकर उपमा और रितु रोने लगे। और फिर ये क्या हो गया माँ जी, अब हम कहाँ जाएंगे? हम तो बेघर हो गए। भाभी, कैसी बात कर रही हो? तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, आज से तुम मेरे घर में रहोगी, मेरे कमरे में। इसके बाद शालू अपनी माँ और अपनी भाभी को अपने घर ले आई। उसने उन दोनों को अपना कमरा दे दिया और खुद बरामदे में सोने लगी। इतना ही नहीं, उसने अपने मायके वालों का खूब अच्छे से ख्याल रखा। और फिर 3 महीने बाद, लो जी, आपका घर तैयार है। जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे कितना खर्च हो गया इस सब में? उसकी चिंता आप मत करो। अरे मेरा ईंट का काम है तो मैंने ईंट दे दी। ये संजय है, इसका सरिये का काम है। ये रितेश रेत बेचता है और पंकज पुताई करता है। और ये आपका नंदोई केशव, सबसे ज्यादा मदद तो इसी ने की है। आपके लिए सारा फर्नीचर इसी ने बनाया है। मैं आप सबका ये एहसान कैसे चुकाऊंगी? बहुत आसानी से भाभी, फिर से मेरी पूरी बारात को अच्छा सा हलवा खिलाकर।